नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बात करेंगे सीएम शिवराज की, जिन्होंने एक बार फिर से गुंडे माफियाओं को चेताया है। बैरसिया में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि गुंडे बदमाश और दादा के लिए हमारी सरकार काल है। मासूम की तरफ गलत नजर रखने वालों को फांसी होगी। किसी के जीवन से खिलवाड़ करने वालों पर चलेगा बुलडोजर। किसी भी अपराधी को बख्शा नहीं जाएगा, छोड़ा नहीं जाएगा। ऐसे लोगों के घरों पर भी बुलडोजर चलाया जाएगा। सरकार ने भू माफियाओं से जमीन मुक्त करवाई है। 23,000 एकड़ भूमि मुक्त करवाई गई है। मुक्त कराई गई जमीन पर गरीबों के लिए मकान बनाएगी सरकार, ये कहना है सीएम शिवराज का। के लिए तो जनता ही हमारी भगवान है, हम उसके पुजारी हैं। मैं कहता हूं मध्य प्रदेश मेरा मंदिर है, उसमें रहने वाली ये जनता ही मेरी भगवान है और उस जनता का पुजारी शिवराज सिंह चौहान है। लेकिन एक बात और, गुंडे बदमाश दादा इनके लिए काल बन के आएंगे हम। अगर कोई जनता की जिंदगी से खेलेगा तो बुलडोजर भी चलाए जाते हैं, आपको पता है। गुंडे बदमाशों को नहीं छोड़ेंगे। बोलो सही बात है कि नहीं? अरे सही है कि नहीं? कोई ने अगर मासूम बिटिया की तरफ गलत नजर से देखा, दुराचार जैसा कुकृत्य किया, तो सीधा फांसी के फंदे पे लटका दिया जाएगा, छोड़ेंगे नहीं। फांसी के फंदे पे भी लटकाएंगे और घरों पे बुलडोजर भी चलवाएंगे। बोलो चलाना चाहिए कि नहीं? और कई बदमाशों से, माफियाओं से जमीन छुड़ाई है हमने। जमीन छुड़ाई है कितनी? 23,000 एकड़। कितनी जमीन छुड़ाई है? वो 23,000 एकड़ जमीन पे गरीबों के मकान बनाए जाएंगे, गरीबों के मकान बनेंगे। मध्य प्रदेश में इस साल नवंबर में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस में अंदरूनी घमासान मचा हुआ है और ये घमासान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और कांग्रेस के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पूर्व मंत्री जीतू पटवारी के बीच चल रहा है। दरअसल राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का समापन जम्मू कश्मीर में हुआ। इस आयोजन पर प्रभारी जीतू पटवारी को बनाया गया था और इसी दौरान जीतू पटवारी अपने समर्थक सदाशिव यादव को इंदौर जिलाध्यक्ष और अरविंद बागड़ी को शहर कांग्रेस अध्यक्ष इन्होंने बनवा दिया था। पूर्व सीएम कमलनाथ आलाकमान का यह फैसला नागवार गुजरा और उन्होंने एक दिन में ही शहर कांग्रेस अध्यक्ष अरविंद बागड़ी की नियुक्ति को होल्ड कर दिया और प्रभारी महेंद्र जोशी को शहर अध्यक्ष का प्रभार दे दिया है। हालांकि कांग्रेस का कहना है कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। देखिए, ये कोई वर्चस्व की लड़ाई नहीं है। एक नियुक्ति हुई थी, उसको लेकर कार्यकर्ताओं ने विरोध जाहिर किया था और इसी को लेकर सबकी आम सहमति बन जाए, इसीलिए इस नियुक्ति में थोड़ी देरी हो रही है। 1-2 दिन में इसका फैसला हो जाएगा। नहीं, आप बदलाओ। जीतू भाई तो हमेशा जल्दी में रहते हैं, उनको चाहिए कि कमलनाथ जी की जगह उनको स्थान दे दें। ये कांग्रेस है। जीतू भैया की इच्छा में कहता हूँ, अभिलाषा पूरी होना चाहिए। सीधी के धौनी विधानसभा के ताला ग्राम पंचायत में बीजेपी के विधायक कुंवर सिंह टेकाम का लोगों ने भारी विरोध किया। दरअसल ताला क्षेत्र कांग्रेस के कद्दावर नेता और पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चिंतामणि तिवारी का गृह ग्राम है। यहां पर जैसे ही विधायक प्रशासनिक अमले के साथ पहुंचे तो ग्रामीण विरोध करने लगे। इस दौरान लोगों ने अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए वापस जाओ के नारे भी लगाए। पुलवामा अटैक की बरसी पर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर केंद्रीय मंत्री सिंधिया, केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने निशाना साधा है दिग्विजय सिंह पर। और सिंधिया ने कहा कि जो जवानों के बलिदान का सम्मान नहीं कर पा रहे हैं वो क्या भारत जोड़ेंगे। केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने शहादत को नमन किया, वहीं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने भी दिग्विजय सिंह को आड़े हाथों लिया। के जवानों ने देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए अपने एक एक बूंद रक्त का बलिदान दिया है। जो लोग उनका सम्मान नहीं कर पाते वो क्या भारत जोड़ेंगे। पुलवामा के अटैक का दिन है, निश्चित रूप से
आज इस अवसर पर जो हमारे जवान शहीद हुए हैं उनके प्रति मैं अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। और आप सब इस बात को भलीभांति जानते हैं कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लगातार इस बात की कोशिश हो रही है कि हमारी सेनाएं पूरे शस्त्रों से सुसज्जित हों। ऐसे लोगों को प्रायश्चित जरूर करना चाहिए जिन्होंने उरी की सर्जिकल स्ट्राइक को सर्जिकल स्ट्राइक बोला था। उन लोगों को आज शर्म आनी चाहिए जिन्होंने बालाकोट के इतने बड़े शौर्य को और विजय को झूठा बताया था और प्रमाण मांगा था। आज पुलवामा की बरसी पर दिग्विजय सिंह के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल ने पलटवार किया है। कहा है कि दिग्विजय सिंह बताएं कि वे कांग्रेस को मुश्किल में डालना चाहते हैं या खुद को। है कि राहुल गांधी की यात्रा में भी उन्होंने ऐसे कुछ बोला था तो उनके पड़ोसी ने माइक पकड़ के बेचारों बच्चे बड़ी मुश्किल में कांग्रेस बची थी। अब ये दिग्विजय सिंह जी बता पाएंगे कि वो कांग्रेस को मुश्किल में डालने वाले हैं या खुद को मुश्किल में डालने वाले हैं। पूर्व मंत्री बीजेपी नेता जयभान सिंह पवैया ने मौलाना मदनी के बयान पर पलटवार किया। पवैया ने कहा कि मदनी जैसे लोग धार्मिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मकड़ जाल बौद्धिक षड्यंत्र के जरिए लोगों के मन को बदलने की कोशिश की जा रही है। मदनी ऐसे किसी पंथ के साथ इस सनातन धर्म की तुलना कर रहे हैं जो धर्म सृष्टि के प्रारंभ से शुरू होता है, जिसकी गणना करोड़ों वर्षों में हो रही है। इस तरह की धोखेबाजी की बातें, लोगों के मन को डाइवर्ट करने की बातें और अपने को बड़ा दिखाने की बातें कि बड़े सोच के लोग हैं, ये षड्यंत्र है और इसमें लोगों को बिल्कुल नहीं आना चाहिए। राम जी की तुलना किसी ने हो नहीं सकती। मदनी का ये कहना कि राम तो तब हुए भी नहीं थे, मदनी को ये पता है कि राम कौन थे। स्वयं साक्षात तो नारायण भगवान जब मनुष्य बनकर आते हैं उनको राम कहा जाता है। नारायण तो थे ना, इसलिए ये फिजूल की बातें हैं और इन बातों का कोई मायना नहीं है और इस तरह की बातें करने का मौका भी इन लोगों को नहीं देना चाहिए और हमारे धर्माचार्यों को ऐसे मंचों पर जाने से बचना चाहिए। भोपाल सांसद साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि कई जगहों का नाम बदला गया है, जहां जहां जरूरत होगी उसके नाम भी बदले जाएंगे। वहीं साध्वी ने कहा कि इस्लामपुरा का नाम जगदीशपुर हो गया है। पिछले कई सालों से वहां के लोग इसकी मांग कर रहे थे। वहीं पुलवामा को लेकर दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर भी निशाना साधा है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने। मैंने भोपाल में भी जो रोड था, बस स्टैंड था जो लालपुर, उसका भी नाम परिवर्तित किया है, इसका भी नाम परिवर्तित किया है, लाल घाटी चौराहे का भी किया है। और भी जो यहाँ के ग्रामीण हमारे लोकसभा क्षेत्र के जितने भी क्षेत्र आते हैं उसमें ये कलंकित नाम हैं, मुगल काल से लगे आ रहे हैं, उनको सबको परिवर्तित करने के लिए हमारे पास लोगों के पत्र आ चुके हैं और मैं ये कार्रवाई प्रारंभ कर दी। पर यहाँ के लोगों की एक ही डिमांड थी कि दीदी ये इस्लाम नगर का नाम जगदीशपुर था और जगदीशपुर पुनः हो जाना चाहिए। और मैंने उस मंदिर प्रांगण में वचन दिया था यहाँ के लोगों को कि हाँ मैं ये करवाऊंगी। उस व्यक्ति की तो बात मैं इसलिए नहीं करती क्योंकि उसको सिर्फ और सिर्फ देश की बदनामी करवाने के लिए उस व्यक्ति को कांग्रेस ने स्थायी कर रखा है। बस मैं इतना कहूंगी, देश की बदनामी, देश का मनोबल कम करने के लिए, सैनिकों का मनोबल कम करने के लिए, हमारे इंटेलिजेंस का मनोबल कम करने के लिए, देश की सुरक्षा व्यवस्थाओं का मनोबल कम करने के लिए उस व्यक्ति को बिठा रखा है और वो हमेशा ऐसा पट्टू जैसा बोलता रहता है। अक्सर विवादों में रहने वाले IAS नियाज खान ने न्यूज़ 18 से बात करते हुए अपनी किताब ब्राह्मण द ग्रेट को लेकर बेबाकी से अपनी बात रखी। उन्होंने चाणक्य को अपने आदर्श बताते हुए कहा कि उन्हें चाणक्य से काफ़ी प्रेरणा मिली है। नियाज खान ने कहा कि सनातन धर्म से वो काफ़ी प्रभावित हैं। उन्होंने दधीची का भी जिक्र किया और कहा कि किताब में इतिहास में ब्राह्मण समाज का क्या हिस्सा रहा और वर्तमान में क्या दशा है, इस विषय पर लिखा गया है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के ब्राह्मणों को लेकर बयान और उसके बाद मध्य प्रदेश के आईएएस अधिकारी न्याज खान का ब्राह्मणों को लेकर ट्वीट लगातार सुर्खियों में है। और इस वक्त हमारे साथ आईएएस अधिकारी न्याज खान जी हैं, उन्हीं से बात करेंगे। सर, आप
मुस्लिम समुदाय से हैं, लेकिन ब्राह्मणों को लेकर आपने जिस तरीके से बुक लिखी है, ट्वीट भी किया कि ब्राह्मणों को लेकर इस तरीके की जो टिप्पणियाँ हैं वो नहीं की जानी चाहिए, ब्राह्मणों का जो IQ लेवल है बहुत अच्छा होता है। तो इस तरह का रिसर्च आपने कब की और ये बुक आपने ब्राह्मणों को लेकर ही क्यों लिखी है? देखिए, बेसिक प्रेरणा मैं चाणक्य जी को कहूँगा, जिन्हें कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णु गुप्त जी हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य के विशाल का साम्राज्य खड़ा किया था, और मैं बहुत ही उनका 20 साल से एक बड़े आदर्श हैं मेरे। तो जब उनकी ज़िंदगी के बारे में मैंने पढ़ा तो मुझे लगा कोई ना कोई ऐसी किताब लिखी जाए जो ब्राह्मणों का एक बड़ा अचीवमेंट रहा है इतिहास के अंदर। दधीची जी को ले लो, हड्डियाँ दान कर दी उन्होंने असुरों के वध के लिए। सुदामा की सिंप्लिसिटी आप ले लीजिए। तो मुझे लगा कि एक बुक मैं लेकर के आऊँ, और ब्राह्मण जिन्होंने 3000 साल तक भारत की जो एक व्यवस्था चलाई उन्होंने, जो इतना हमारे पास बड़े बड़े वेद हैं, और एक उनका एक सामाजिक परंपरा, ट्रेडिशन, प्रकृति के प्रति अथाह प्रेम, तो इन सब देख करके मैं सनातन धर्म से बहुत अधिक प्रभावित हुआ, और खासकर इसमें जो ब्राह्मणों का लीड रोल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, तो उसको लेकर के मुझे लगा कि मैं लिखूं कि इतिहास में क्या रहा, वर्तमान दशा क्या स्थिति हुई ब्राह्मणों की। जैसा में अभी जैसे वो वर्ण संप्रदाय को लेकर हमेशा ब्राह्मण को ट्रोल किया जाता है या उन पर टीका टिप्पणियां की जाती हैं, इस बुक में किस तरीके से उनको सही ठहराया गया? अगर आप जो कैटेगरीज देखें संप्रदाय को लेकर, ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र, वैश्य, इनको लेकर जो कहा गया है, वो उसको किस हद तक आप सच मानते हैं? देखिए, मेरा जो सच्चा मन है कि देश के अंदर नफरत के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए, सबके प्रति प्रेम होना चाहिए। कि इस ईश्वर ने सबको, भगवान ब्रह्मा ने, अगर हम ले लें तो सबको चारों वर्ण जो बनाए भगवान ब्रह्मा ने बनाए हैं। उसके अंदर प्राचीन काल में नफरत की कोई जगह नहीं थी, लेकिन कालांतर में ये घृणा पे आधारित हो गया, जहाँ पर काम के आधार पर बांट दिया गया। मेरा मानना ये है कि इसका ओरिजिन एक अच्छी भावना के साथ रहा है, और ये कार्य विभाजन काफ़ी सफल रहा है इतिहास के अंदर। लेकिन चूंकि अब मॉडर्न टाइम है, डेमोक्रेसी आ गई, सारे रूल्स बन गए हैं, इसलिए हम इतिहास से देश को नहीं चला सकते। लेकिन जहाँ तक ब्राह्मणों का एक बड़ा अचीवमेंट है उनका, और जो देश के अंदर जो एक बेहतरीन, इतना ही नहीं कि इन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया, पूजा पद्धति की, या देश को आध्यात्मिक विकास किया, इन्होंने आवश्यकता पड़ने पर देश की सीमाएँ भी मजबूत की, जिसमें चाणक्य के उदाहरण तो हर फील्ड में इनका योगदान रहा है। और जहाँ तक वर्ण व्यवस्था की, इसमें नफरत को मैं कभी सपोर्ट नहीं करता। ब्राह्मणों ने सबको प्यार बांटा है, पूरे देश में बांटते रहे, आदि प्रेम बांट रहे हैं मुस्लिम, तो इसमें ऐसा कोई विरोध तो है नहीं कोई चीज़ की मुस्लिम नाराज हो। प्रेम मोहब्बत की बात जहाँ जहाँ होगी, समाजों को जोड़ने की बात होगी, मैडम सब कोई उसका साथ देगा। तो ये हमारे साथ IAS अधिकारी न्याज खान है, जिन्होंने यही कहा कि जिस तरीके के ट्वीट उन्होंने किया, वो उनकी वो राइटर है, इसलिए उनके विचार हैं, किसी भी तरह का कोई विरोधाभास या कोई विवादित कंटेंट इसमें नहीं है, बल्कि जो किताब उनकी आने वाली है उसमें काफ़ी रिसर्च है, और इसके माध्यम से यही बताने की कोशिश की गई है कि जो ब्राह्मण हैं उनका IQ लेवल बहुत ज़्यादा अच्छा है, और अगर उनकी इसी तरह से बुद्धिमानी का प्रयोग किया जाता है तो जो भारत देश है वो और ज़्यादा सशक्त, मजबूत और शक्तिशाली बन सकेगा। कैमरामैन मोहसिन के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। भोपाल में बीजेपी महिला मोर्चा की संभागीय प्रभारियों की बैठक आयोजित हुई। बैठक में बीजेपी महिला मोर्चा की प्रभारी सीमा सिंह और प्रदेश अध्यक्ष माया नारोलिया भी शामिल हुई। बैठक में आगामी लाडली बहना योजना को लेकर आधी आबादी तक इस योजना को ले जाने की रणनीति बनी है। एक महिला जो आयकर दाता ना हो, मध्यम वर्गीय परिवार की हो, निम्न वर्ग परिवार की हो, उन सब बहनों को 1000 रुपए की राशि हमारे भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार द्वारा दिए जाएंगे। और हम महिला मोर्चा का ये काम है कि हमारी हर प्रत्येक बहन के पास जाएं, उनको इस योजना की जानकारी दें, और योजना की जानकारी के माध्यम से उन सब बहनों के जरूरी जो दस्तावेज है उनको लेकर हम उनके फॉर्म भराने का काम भी करें। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया की चाची के निधन पर शोक की संवेदनाएं व्यक्त करने उनके घर पहुंचे और श्रद्धांजलि अर्पित की, जिसके बाद दोनों नेताओं के बीच करीब आधे घंटे बंद कमरे में बातचीत हुई। इस दौरान ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि पवैया जी से उनका पारिवारिक नाता रहा है। वहीं पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया ने कहा कि जब दो राजनेताओं की मुलाकात होती है तो राजनीतिक बातें जरूर होती हैं। कुछ ऐसी ही बातें हुई हैं, लेकिन रहस्यमयी बातें नहीं हुई हैं। गौरतलब है कि बंद कमरे में हुई इन दोनों नेताओं के बीच मुलाकात आने वाले विधानसभा चुनाव में ग्वालियर की दिशा को तय करेगी। ग्वालियर पहुंचते ही घर में चाची जी ने और दिल की गहराइयों से श्रद्धांजलि और उनके परिजनों को संवेदना है, और यही एक भगवान से अर्चना है कि बाकी जब दो राजनीतिक कार्यकर्ता बैठते हैं
तो थोड़ी बहुत राजनीतिक चर्चाएं होती हैं, लेकिन रहस्यमयी कुछ भी नहीं है, क्योंकि रणनीति, कूटनीति, फला ढेका ये शब्दावली मेरे शब्दकोश में तो नहीं है। अब बात करेंगे न्याय की गुहार की। शेड्यूल में पति को अपनी पीठ पर लाद कर एसपी ऑफिस पहुंच गई एक पत्नी। महिला के पति के पैर और हाथ में प्लास्टर बंधा हुआ था। बदमाशों ने उसके पति की बेरहमी से पिटाई की थी। महिला पुलिस पर अनदेखी करने के आरोप भी लगा रही है। पुलिस ने अपराधियों के खिलाफ केस दर्ज कर दिया है। महिला धाराएं बढ़ाने की मांग यहां पर कर रही है। ग्वालियर पुलिस ने 30,000 के फरार इनामी डकैत राम सहाय गुर्जर के अवैध मकान को धराशायी करते हुए उसके कब्जे से 15 बीघा सरकारी जमीन को मुक्त करवा लिया है। राम सहाय गुर्जर पर नाबालिग लड़की अपहरणकांड और श्योपुर में फिरौती के लिए 3 लोगों के अपहरण का केस दर्ज है। खास बात यह है कि फरार डकैत का मकान तोड़ने के लिए खराब रास्तों की वजह से जेसीबी वहां पर नहीं पहुंच पाई, लिहाजा पुलिस प्रशासन के अधिकारियों ने अपने हाथों से ही डकैत का मकान धराशायी किया। जिसने पिछले वर्ष गांव की एक नाबालिग लड़की का अपहरण किया था, जिस पर पॉक्सो एक्ट 376 का मुकदमा चल रहा है। और इस वर्ष जनवरी महीने में श्योपुर ज़िले के विजयपुर थाने में 3 लोगों का अपहरण किया था फिरौती के लिए। उस टीम में भी ये शामिल था। इस आरोपी के खिलाफ 30,000 रुपये श्योपुर ज़िले में इनाम भी घोषित। टीकमगढ़ नगरपालिका अध्यक्ष पर नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे ने जाति विशेष को लाभ पहुंचाने का आरोप लगाया है। अभिषेक खरे ने आरोप लगाया है कि कांग्रेस पार्टी के नगरपालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार खान पप्पू मलिक ने 50 दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का वेतन रोकने का आदेश जारी किया था, लेकिन 3 महीने बाद जाति विशेष के लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए गुपचुप तरीके से एक पत्र जारी किया, जिसमें 3 जाति विशेष कर्मचारियों को भुगतान करने का आदेश दिया गया। स्पष्ट होना चाहिए ना, पारदर्शिता की जो बात कर रहे हैं बार बार। भेदभाव सीधा सीधा भेदभाव है ना, कि उस पूरी सूची में 3 ही खान बंधु थे, तो 3 की जारी हो गई, बाकी किसी की नहीं, तो ये तो भेदभाव ही हुआ ना। क्या आवश्यकता थी? मुझे लगता सब हाँ बिल्कुल है। मेरा फिर पुनः आग्रह है कि गरीब की कोई जाति थोड़ी होती। रमदापुरम के सुक्तवा प्रार्थना स्थल पर हुई तोड़फोड़ और आगजनी का खुलासा कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि घटना की वजह 3 आरोपियों की सनक थी जो धर्म के लिए कुछ करना चाह रहे थे। रमदापुरम पुलिस ने आरोपी अवधेश पांडे, शिवा राय और मास्टरमाइंड आकाश तिवारी को पकड़ने के बाद मामले का खुलासा किया। इसमें थाना केसला अंतर्गत सुक्तवा में एक प्रार्थना सभा के हॉल में वहां पर आगजनी घटना हुई। और इससे पहले पूर्व में 1 महीना लगभग पूर्व थाना इटारसी में खेड़ा में एक चर्च के सामने भी कुछ लगभग इसी तरह की घटना हुई थी। खरगोन बैंक लूट कांड में मास्टरमाइंड के पकड़े जाने पर बड़ा खुलासा हुआ है। मास्टरमाइंड आरोपी हेमंत राठौड़ ने पुलिस पूछताछ में बताया कि पत्नी के पार्षद चुनाव में कर्ज के चलते बैंक लूटने की योजना बनाई गई थी। आरोपी व्यापारी हेमंत राठौड़ ने बताया कि पत्नी सरला ने भीकनगांव नगर परिषद के अंतर्गत वार्ड क्रमांक 5 में कांग्रेस के टिकट पर पार्षद का चुनाव लड़ा था, लेकिन वो चुनाव हार गई थी। उज्जैन में महाकाल मंदिर में शिव नवरात्रि का पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। इस दौरान बाबा महाकाल 9 दिन तक अलग अलग रूपों में भक्तों को दर्शन देते हैं। बाबा महाकाल का 5वें दिन होलकर रूप में अद्भुत श्रृंगार किया गया। सिवनी के पंच टाइगर रिजर्व में बाघिन और उसके शावकों का मनमोहक नज़ारा देखने को मिला। पंच टाइगर रिजर्व के टूरिया गेट से प्रवेश करने वाले पर्यटकों को पाटदेव फीमेल बाघिन अपने 4 शावकों के साथ जंगल के एक जल स्रोत में पानी पीती हुई नजर आई। देश ने पुलवामा आतंकी हमले के शहीदों की शहादत को नमन किया है आज, और इस मौके पर नर्मदापुरम में युवाओं ने मां नर्मदा के सेठानी घाट पर शहीदों को दीप जलाकर श्रद्धांजलि अर्पित की। 5100 दीप जलाकर शहीदों को नमन किया।
आज देश दुनिया में वैलेंटाइन डे मनाया जा रहा है। वहीं राजनांदगांव के वृद्धाश्रम में मातृ पितृ पूजन दिवस मनाया गया, जहां युवाओं ने वृद्धाश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के पैर छूकर उनका आशीर्वाद लिया और उनका सम्मान किया। सिंधिया रियासत के महाराज कहे जाने वाले ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश ही नहीं देश की सियासत में अपना अच्छा खासा दखल रखते हैं। सिंधिया की सियासत जितनी दिलचस्प है उतनी ही दिलचस्प उनकी लव स्टोरी भी है। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी राजे की कहानी भी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। आज आपको ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी राजे की लव स्टोरी दिखाते हैं। आप रिपोर्ट देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया और उनकी पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया की प्रेम कहानी किसी फिल्मी स्टोरी से कम नहीं है। बड़ौदा राजघराने की प्रियदर्शनी और ज्योतिरादित्य सिंधिया की पहली मुलाकात 1991 के दिल्ली में हुई थी। ज्योतिरादित्य ने पहली मुलाकात में ही फैसला कर लिया था कि वो प्रियदर्शनी से ही शादी करेंगे। शादी से पहले दोनों ने 3 साल तक एक दूसरे को डेट किया था। फिर सिंधिया ने उन्हें महारानी बनाया। कहते हैं ना कि रिश्ते ईश्वर के हाथ से तय होके आते हैं, तो इस प्रेम कहानी में ऐसा ही था कि ईश्वर के हाथ से तय होके आए थे। जब इनकी शादी हुई थी तो बताया गया था कि ये दोनों का भेंट मुलाकात एक शाही परिवार की शादी में ही हुआ था। इसमें माधवराव जी और उनकी महारानी माधवी राजे गए थे और तब ज्योतिरादित्य सिंधिया लगभग 12-13 साल के थे, ऐसे 13-14 साल के, और प्रियदर्शनी राजे भी उसी उम्र की थी, लगभग छोटी थी। हालांकि तब विवाह की दृष्टि से नहीं देखा गया था, तो उनको माधवी राजे जी को ये बच्ची बहुत सुंदर लगी और उन्होंने वहां जो लोग थे तो उनसे बुला के पूछा कि भाई ये किसकी बिटिया है, तो उन्हें बताया गया कि ये गायकवाड़ महाराज की परिवार से है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी राजे सिंधिया गुजरात के पुराने बड़ौदा राज्य के गायकवाड़ राजघराने से ताल्लुक रखती हैं। करीब 32 साल पहले साल 1991 में ज्योतिरादित्य सिंधिया अपने दोस्त की पार्टी में शामिल हुए थे, जहां ज्योतिरादित्य सिंधिया की प्रियदर्शनी से मुलाकात हुई। आखिर में ज्योतिरादित्य सिंधिया की मां महारानी माधवी राजे की पहल के बाद 12 दिसंबर 1994 को ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी के शादी के बंधन में बंध गए। सिंधिया राजवंश के करीबी बताते हैं कि महाराज माधवराव सिंधिया और माधवी राजे एक राजशाही कार्यक्रम में शामिल होने गुजरात पहुंचे थे। वहीं प्रियदर्शनी की खूबसूरती और शालीनता महारानी माधवी राजे को भा गई। उसी दिन महारानी माधवी राजे ने प्रियदर्शनी को अपनी बहू बनाने का मन बना लिया था, जिसके बाद धूमधाम के साथ ज्योतिरादित्य और प्रियदर्शनी की शादी हुई। और बहुत उनकी जो विनम्रता और उनकी जो सज्जनता है इतनी ज्यादा है कि वो डाउन टू अर्थ है बिल्कुल। महाराज साहब ने इन सब बातों को देखकर ये तय किया होगा कि अगर ऐसे परिवार की कोई बच्ची हमारे परिवार के साथ जुड़ती है, मेरे साथ जुड़ती है, तो निश्चित रूप से ये ग्वालियर घराने के लिए भी एक अच्छी बात होगी। और वही बात आगे चल के एक शादी विवाह के रूप में बंधी जो आज तक चली आ रही है, और इनकी आपस में एक दूसरे की काफी अंडरस्टैंडिंग है। प्रियदर्शनी राजे को फेमिना 2022 में देश की 50 सबसे खूबसूरत महिलाओं में शामिल किया था। इसके पहले 2008 में प्रियदर्शनी को बेस्ट ड्रेस्ड हॉल ऑफ फेम लिस्ट में भी जगह मिली थी। ज्योतिरादित्य सिंधिया और प्रियदर्शनी के 2 बच्चे हैं। बेटा महा आर्यमन भी सियासी मैदान में उतर चुके हैं, वही बेटी अनन्या भी पढ़ाई कर रही हैं। प्रियदर्शनी अब चुनाव में सिंधिया के चुनाव प्रचार की कमान संभालती हैं। सुशील कौशिक, न्यूज़ 18 ग्वालियर।